बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स शाह शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिज़िक्स यूनिट 3 डायनामिक स्टार्ट कर लिया था और आज लेक्चर नंबर 7 में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लीनियर मोमेंटम। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ क्या रिलेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास आता है लीनियर मोमेंटम, ये है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लीनियर मोशन, यानी द क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन। जिस तरह यहाँ पर लीनियर को आप कह सकते हो ना स्ट्रेट, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, और इसी तरह मोमेंटम का मतलब होता है मोशन। यानी ये मोमेंटम का जो लफ्ज़ है ये मोशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिर इन टर्म्स ऑफ दीज बोथ वर्ड्स आप कहोगे कि द क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लीनियर मोशन की मकदार कितनी है, कितना उसकी क्वांटिटी है, तो इसी को आप लोग बोलते हो लीनियर मोमेंटम। अब स्टूडेंट्स, ये एक कार है, आप इमेजिन करें कि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस तरफ ये कार आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी मोशन को जब आपने देखना होगा तो इन टर्म्स ऑफ टू थिंग्स आप इसकी मोशन को देखोगे। एक इन टर्म्स ऑफ इसकी वेलोसिटी, जाहिर बात है कि जितना फास्ट ये कार मूव करेगी वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होगी, तो आप कहोगे यार इसकी मोशन ज़्यादा है, इसकी मोमेंटम ज़्यादा है। दूसरी बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि आप इसके मेस को देख के भी इसकी मोशन का अंदाज़ा लगा सकते हो। यानी जितना बड़ा इसका मेस होगा, जितना ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर मोशन ज़्यादा है, इसका मोमेंटम ज़्यादा है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब इन टर्म्स ऑफ दिस मास एंड वेलोसिटी आप ये कहोगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकली अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स तो आप कहोगे P इक्वल्स mv, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अब डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर भी ये बात मैंने की कि ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है और इसी तरह ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं कि इसका ये लीनियर मोमेंटम है। अब स्टूडेंट्स, आपने ये क्या करना है कि आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट के मास को नहीं देखना, उसकी वेलोसिटी को भी देखना है, और इसी तरह सिर्फ वेलोसिटी को ना देखे बल्कि उसके मास को भी देखें। दोनों चीज़ों को देख के आपके पास जो रिजल्ट आएगा तो आप उसके मोमेंटम को जज कर सकोगे कि यहाँ पर के पास ज़्यादा है या कम है। अब डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपके पास है बुलेट, ठीक है, जब वो पिस्टल से निकलती है तो कितना वो तेज़ मूव करती है। अब अगर आप इसके मास को देखें तो उसका मास तो बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन उसकी मोशन तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। मतलब ये वेलोसिटी भी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इसका ये मतलब है कि मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा है। आपने सिर्फ मास को नहीं देखना। या अगर आपके पास ट्रक मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा है, बेशक वो स्लो वेलोसिटी के साथ मूव करता हो, फिर भी आप ये कहोगे कि उसका मोमेंटम ज़्यादा है। इसका ये मतलब हुआ कि आपने दो चीज़ों को देखना है, मास को देखना है, उसकी वेलोसिटी को देखना है। 50/50 यहाँ पर देखें प्रोडक्ट में आ रही है ना, 50/50, 50% उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और इसी तरह 50% जो है वो उसकी मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने एक चीज़ को देख के उसके लीनियर मोमेंटम को जज नहीं करना। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब मैं आपको एक बात बताऊं, गन आपके पास कितना बड़ा होता है जब आप उसके से फायर करते हो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसका मास ज़्यादा होता है। जब वो पीछे की डायरेक्शन में आएगा ना, अब ऐसे इसको हम डिस्कस करेंगे, तो इसकी जो है आप कहोगे कि इसका जो मोमेंटम है या बुलेट जो आगे की तरफ जाती है उसका मोमेंटम है, इन दोनों का लीनियर मोमेंटम 100% एक होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बात हम डिटेल से करेंगे। तो सिंपल आप ये याद रखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये लीनियर मोमेंटम जो है ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। तो आप ये समझ लें कि लीनियर मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में, जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जाहिर बात है मोशन उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो लीनियर मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में। क्लियर? अच्छा, ये MCQs आ सकता है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम आप कहोगे मस्ट बी सेम, ठीक है। या आपको ये कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है वो मतलब फास्ट होता जा रहा है, तो आप कहोगे कि उसका लीनियर मोमेंटम फिर भी उसी डायरेक्शन में। एक ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो रहा है,
ठीक है। तो आप कहोगे कि जब जिस तरफ भी वो मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी जिस तरफ, लीनियर मोमेंटम भी उसी तरफ। दूसरी बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मास जो है वो किस चीज़ में आप लोग इसको मेजर करते हो, केजी में, और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड इज दी एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने यहाँ पर लिखा है ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या मैंने लिखा है न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। ये मैंने क्यों लिखा है, आप जरा यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स कि जिस तरह आपके पास है ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड, डियर स्टूडेंट्स इसके साथ एक सेकंड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड मल्टीप्लाई भी और एक डिवाइड भी, तो ये आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ में एक सेकंड। तो इस चीज़ को यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डियर स्टूडेंट्स आपने कहा था न्यूटन, और साथ में ये एस आ जाएगा तो न्यूटन सेकंड। इसका ये मतलब है कि ये दोनों आप लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो या न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस तरह मैंने यहाँ पर कहा ना कि 50/50% जो है 50% उसके मास को आप देखोगे और इसी तरह 50% आप उसकी वेलोसिटी को देखोगे, तब आप उसकी लीनियर मोमेंटम को जज करोगे। सिर्फ एक चीज़ को आपने नहीं देखना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है और एक की कम है, तो आप ये नहीं कहोगे कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा, आपने उसके मास को भी देखना, उसकी मास को भी देखना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास बिल्कुल सेम है। अब इसकी v1 वेलोसिटी है और इसकी v2 वेलोसिटी है, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ m और यहाँ पर भी लिखता हूँ m, यानी दोनों का मास सेम है और इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, एक v1 है एक v2 है, और मैं लिखता हूँ कि v1 ज़्यादा है v2 से। तो चूंकि ये ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मतलब दोनों का मास सेम हो तो फिर जो वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, या ऐसा हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम हो तो फिर जिसका मास ज़्यादा उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैंने लिखा है फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, या इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो कि लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके पास आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेशन, ठीक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F = ma। अब स्टूडेंट्स आपके पास A क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, A = रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, एंड डेल्टा V जो है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, Vf - Vi, इसी तरह डेल्टा T इक्वल होगा Tf - Ti। डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की ये जो वैल्यू है ना डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, इसको पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा F = m और A की जगह आ जाएगा Vf - Vi Tf - Ti। डियर स्टूडेंट्स ये m के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा mVf - mVi अपॉन डेल्टा T। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने कहा कि mv क्या चीज़ है, mv है आपके पास मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो mvf क्या चीज़ होगा, ये आपके पास होगा फाइनल मोमेंटम, mvi क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। तो इसी तरह फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा चेंज इन मोमेंटम, Tf - T होगा चेंज इन टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये एक इक्वेशन लास्ट में आती है कि F = डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की एथेंटिक डिफिनीशन ये है डियर स्टूडेंट्स, वो पुश और पुल वाली कहानी को भूल जाए। अगर आपसे कोई पूछे कि आप फोर्स को डिफाइन करें तो फिर आपने उसको इस तरह डिफाइन करना है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, कि जब टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज आती है, यानी उसका मोशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसका ये मतलब है कि आपने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर आप इस तरह करोगे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये फोर्स की एथेंटिक डिफिनीशन है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, आप ज़रा इसको देख लें। डियर स्टूडेंट्स आप ये समझ लें
कि ये एक ऑब्जेक्ट है, बल्कि एक कार है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट और ये इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। स्टूडेंट्स, इसकी वेलोसिटी में जाहिर बात है कि जब ये कार मूव कर रही है इसके मास में कोई चेंज नहीं आता और इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो फिर इसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। यहाँ पर जो इसका मोमेंटम होगा डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, क्योंकि मास एंड वेलोसिटी दोनों जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप कहोगे कि इसकी मोशन में चेंज नहीं आ रही, इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जाहिर बात है जब उसमें चेंज नहीं आ रहा, इसका ये मतलब है कि वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, कि इसका ये मतलब है कि आप इसके एक्सेलरेटर के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई जो है इस कार के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। कार जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, उसी को मेंटेन रखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब इस ड्राइवर को कॉल आती है कि आप बहुत जल्दी पहुंचे, ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। जब वेलोसिटी को बढ़ाएगा, इसका ये मतलब है कि इसने अपनी लीनियर मोमेंटम में चेंज लाई है, इसकी मोशन चेंज हो गई है, डेल्टा पी कोई वैल्यू आ गई है। तो इसका ये मतलब है कि जब मोमेंटम में चेंज आता है तो इसका ये मतलब है कि वो फोर्स अप्लाई करता है। मोशन में चेंज तब आएगा जब वो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये जो है जाहिर बात है, अगर मोशन उसकी कम हो गई है तो इसने एक फोर्स अप्लाई की है, अगर इसने जो है वो मोशन बढ़ा दी है, वेलोसिटी ज़्यादा कर दी है, फास्ट मूव कर रहा है, तो फिर इसने एक्सेलरेटर को प्रेस किया होगा या इस ऑब्जेक्ट के पीछे जो है वो किसी ने फोर्स अप्लाई की होगी। तो डियर स्टूडेंट, जब तक ये चेंज जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, और अगर इसके अंदर मोशन में चेंज आ रही है, इसका ये मतलब है कि इसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो फिर फोर्स को आप इस तरह डिफाइन करोगे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था अबाउट लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ मोशन एंड लीनियर मोमेंटम विद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कि आज के इस लेक्चर में आपने ये देखा कि लीनियर मोमेंटम कैसे कहते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इसका यूनिट क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है, और फिर आपने ये कहा कि चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में चेंज कैसे आता है, फोर्स के साथ इसका क्या रिलेशन है, न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे जो है वो यूज़ करेंगे, और लास्ट में फिर ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये आपको किस तरह आप डिफाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ रहिएगा, अपने ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।